हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना था? संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं 8। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, जिसमें से हम लोगों को लास्ट कुछ ही एडिंग बची हुई, इसके बाद शायद एक और है, बाकी खत्म है चैप्टर। क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। अच्छा, इसमें संरक्षण मतलब क्या होता है? देखो, संवेग क्या होता है? किसी भी पिंड का जो मास होता है, अगर उसके वेग से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वैल्यू निकल के आती है वही हमारा क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। ठीक है, मोमेंटम कहलाती है। अब संरक्षण का मतलब क्या होता है? मतलब नियत रहना। क्या रहना? नियत। मतलब संवेग नियत कब रहेगा, ये आपको इससे पूछा ही, हेडिंग ही आपको बता रही है। संवेग संरक्षण का नियम मतलब संवेग को नियत करना है। अब संवेग नियत कैसे होता है ये बताओ। अच्छा, फोर्स और संवेग में आपने संबंध पढ़ा होगा, एफ इंटू डेल्टा टी अपॉन क्या होता है? पी। यही होता है। मतलब समय को तो जीरो हम लोग कर नहीं सकते। क्या समय को जीरो कर सकता है? नहीं। समय निरंतर गति से चल रहा है। फिजिक्स का लॉ ले लो, चाहे केमिस्ट्री का लॉ ले लो, चाहे बायो का ले लो, समय को कोई रोक नहीं सकता। चाहे अंतरिक्ष विज्ञान ले लो, जो भी ले लो, समय एक कांस्टेंट गति से क्या कर रहा है? चल रहा है ना। वो फास्ट चलता है ना तेज चलता है। लेकिन हम लोगों को, जब हम लोगों की खुशी होती है तो लगता है कि बहुत जल्दी निकल गया समय, और वही जब पीड़ा होती है, जैसे आप लोगों का एग्जाम का समय आता होगा तो दिन लंबे हो जाते होंगे, और अभी दिवाली गई पता भी नहीं लगा कि यार 3 दिन दिवाली के कैसे निकल गए। तो ये हम लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों की परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि परिस्थितियां कैसी है। किंतु परंतु बंधु, समय आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। समय को ना तो हम बदल सकते हैं, ना शून्य कर सकते हैं, ना तेज कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं। तो बचा क्या हमारा? फोर्स। इसको हम जीरो कर सकते हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली कहने का कि फोर्स किस पर डिपेंडेंट है? मोमेंटम पे, संवेग पे, या फिर संवेग को कह सकते हैं कि संवेग किस पर डिपेंडेंट है? फोर्स पे। तो अगर हमें संवेग को नियत करना है तो हमें क्या नियत करना पड़ेगा? फोर्स। फोर्स को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, या बोल दो जीरो करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। इतनी चीज आपको समझ में आई है कि नहीं आई? यही है, देखो, जो मैंने आपसे मुंह से बोल दिया वही है आपकी संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। अब इसको डिफिनेशन के तौर पे देखते हैं। ठीक है। अब देखो, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? यदि दो या दो से अधिक पिंडों के संकाय, मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब जब वो कुछ कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में? संकाय। संकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, मतलब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। जो भी कर रहे हैं दोनों पिंड ही कर रहे हैं, तो कोई बाह्य बल उस पर छेड़खानी नहीं कर रहा। कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ना करे तो संकाय का संयुक्त संवेग संरक्षित संरक्षित नियत रहता है। संरक्षित, या फिर या यहाँ पे लिख देते हैं संरक्षित या नियत रहता। आपको बात समझ में आई क्या कह रहा है? इसमें भी उसने बल को क्या कर दिया है आपका? शून्य कर दिया है। बाह्य बल कार्य ना करने का मतलब क्या होता है? बल शून्य हुआ। तो इनडायरेक्टली फॉर्मूला जो आपका बन गया, क्या बन गया? बाह्य बल बराबर क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, जो मैंने अभी लिखा था, संवेग परिवर्तन की दर। नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? अब देखना, बल क्या होता है? एफ। संवेग क्या होता है? पी। परिवर्तन की जब दर लगती है तो डेल्टा टी यहां नीचे आ जाता है, आ जाता है। अब देखना, यही पे बात समझना। अब हमने क्या किया है? बाह्य बल को कार्य ना करें, मतलब बाह्य बल कितना हो जाएगा? जीरो। या फिर टी को पहले इधर भेज दो, तो एफ बराबर एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी। ये इक्वेशन बनेगी, उधर भाग में था, इधर मल्टीप्लाई पे आ गया। अब देखो, बाह्य बल कार्य ना करने का मतलब एफ बराबर क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। तो एफ जब जीरो होगा, डेल्टा टी इक्वल टू, तो पी बराबर इनडायरेक्टली क्या हो गया, जीरो। यही हुआ ना, यही है हमारा क्या, संवेग संरक्षण का नियम। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यदि संवेग परिवर्तन शून्य होता है, मतलब तो निकाय का संवेग नियम है। देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये डेल्टा पी है, ठीक है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये डेल्टा पी है, ठीक है। अब जो भी हमारा जीरो हुआ है वो क्या हुआ है, संवेग परिवर्तन जीरो हुआ है। क्या हुआ है, संवेग परिवर्तन जीरो हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे क्या लिखेंगे, लैंग्वेज के तौर पे हम लिखेंगे, देखो यदि संवेग परिवर्तन शून्य शून्य होगा। अब देखो यहां पे हमने क्या कर दिया, संवेग परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब संवेग भी हमारा शून्य हो जाएगा। तो यदि संवेग परिवर्तन शून्य है, अतः 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 निकाय का संयुक्त, देखो यहाँ पे सिंगल पिंड की बात मत करना, संयुक्त को ही लेके चलना है आपको, क्योंकि हमने कितने पिंड लिए हैं, दो, मिनिमम तो होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो निकाय का संयुक्त संवेग नियत रहेगा, नियत रहेगा, रहे। और यही आपका जो मैंने अभी कंक्लूजन लिखा कि यदि संवेग परिवर्तन शून्य है तो संयुक्त निकाय का संवेग भी शून्य होगा। यही हमारा क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। बात नहीं समझ में आई आपको, बस आपको इतना बताना है कि यदि किसी बॉडी पर दो या दो से अधिक, कोई बॉडी है या कोई पिंड है, अगर उनका संयुक्त, या जब दो या दो से अधिक पिंड का संवेग परिवर्तन जीरो है, तो उसका उस निकाय के संयुक्त संवेग भी, उन निकाय का संयुक्त संवेग भी क्या हो जाएगा, आपका नियत हो जाएगा। अगर संवेग परिवर्तन शून्य हुआ तो संयुक्त संवेग भी जीरो हो जाएगा। यही इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब है, क्या है, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। बात समझ में आई आपको, नोट कर लो इसको, फिर इसके आगे समझाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण से गति के तृतीय नियम की उत्पत्ति। अच्छा, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, संवेग परिवर्तन जीरो होना चाहिए। अगर मैं दो संवेग परिवर्तन ले लूं तो भी जीरो ही होंगे, है ना। जैसे मैंने कहा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर जीरो। संवेग संरक्षण इनडायरेक्टली तो बोलता तो यही है ना, कि नहीं बोलता है। अच्छा, गति के तृतीय नियम क्या होता है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या था, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। मतलब अगर मैं बात करूं फोर्स वन बराबर होगा लेकिन निगेटिव के साथ फोर्स टू के, यही होता है। या फिर मैंने ऐसे नहीं बताया होगा तो आपको ऐसे बताया होगा, ए बी बराबर होगा माइनस बी ए के। मतलब ए बी में जितना फोर्स लगा रहा है इक्वल फोर्स बी ए पे लगा रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में। दो में से एक मैंने बताया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने नीचे वाला बताया था ना, ये बताए थे। चलो, अब हमें क्या पढ़ना है, संवेग संरक्षण से गति के तृतीय नियम की उत्पत्ति, ठीक है। अब इसमें अगर थ्योरी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन थ्योरी रखने से कोई फायदा है नहीं। संवेग संरक्षण का नियम मैंने आपको बता दिया क्या है, डेल्टा P1 बराबर प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू जीरो। मतलब इनडायरेक्टली संवेग संरक्षण क्या कहता है, डेल्टा P जीरो, मतलब संवेग संरक्षण जीरो होगा तो उस निकाय का संवेग भी जीरो होगा, यही बोलता है। मैंने दो संवेग संरक्षण ले लिए, दो वस्तुओं की बात हो रही है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2 हो जाएगा। देखो जो मैं अभी समझा रहा हूँ ना बेटा, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे, तो दिमाग खुले रख के काम करना, ठीक है, समझना, ठीक है। चलो, और अगर न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, अगर कोई आपको मार रहा है तो इनडायरेक्टली आपने भी उसको मारा, ठीक है। तो टीचर अगर आपको मार के खुश है कि हमने आपको मारा है, तो तुम भी अंदर ही अंदर खुश हो जाया करो कि हम हो तो तुमका दबदबा हुआ है। वो अलग बात है कि तुम्हारे हाथ ने मारा है, हमारी पीठ ने मारा है, तुम्हारे हाथ ने मारा है, हमारे गाल ने मारा है, तो भी वही काम है भाई। साइंस आपकी नहीं बदलती, फिजिक्स आपकी बदलेगी नहीं,
आप अगर किसी बच्चे को मारते हो अपने छोटे भाई बहनों को, तो इनडायरेक्टली आपके छोटे भाई बहनों ने भी उनको मारा है। लेकिन घर में ही न्यूटन का थर्ड लॉ मत लगाने लगना कि मम्मी एक जापड़ आपने मारा है तो इनडायरेक्टली तो हमने भी आपको एक मारा है। तो वो फिर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का नियम दोबारा दोहराया जाएगा और दोबारा एक चांटा और पड़ जाएगा। तो वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ आप घर में नहीं लगाएंगे। स्टिक को भी उतनी ही चोट है, स्टिक क्यों टूट जाती है? तो उनके हाथ में झटका लगता है, नहीं लगता है? अच्छा एक काम करो, डंडा पकड़ो हैं और किसी लकड़ी में दे मारो, झंझनाहट आती है कि नहीं हाथ में? नहीं आती है? मार के देखना फिर बताना हमें, ठीक है? या लोहे पे मार के देखना। आपके हाथ मुलायम है इसलिए कभी कभी समझ में नहीं आया करता, लेकिन जब भी डंडा पड़ता है तो मुझे पता कैसे लगता है, टीचर को पता कैसे लगता है किसके डंडा लगा है कि नहीं लगा है? कुछ कुछ लड़के होशियार होते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे तो गिर गई, ऐसे ऐसे करते रहते हैं और करते करते कभी हुज गया डंडा तो कैसे पता लग जाता है पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कुछ तो मोशन हमारे हाथ में भी महसूस होता होगा ना। और डंडा कभी कभी मारते हुए क्यों टूट जाता है? क्योंकि डंडा जितना फोर्स हमारे में लगाया हमने भी उतना फोर्स डंडा में लगा दिया। तो हमारा हाथ मजबूत था, डंडा कमजोर था, डंडा भी इससे टूट गया। और कभी कभी डंडा मजबूत होता है तो लाठी आठी जिसे भांजे को होते गांव में लड़ाई हो जाती है, तो कभी कभी लाठी मजबूत पड़ जाती है तो खोपड़िया से खून निकाल आता है, क्योंकि खोपड़ी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। गांव की लड़ाई बहुत भीषण होती है। चलो है? हाँ, तो समय इतना समझ में आया ना? समझ में आया ना इतना? डेल्टा P1 बराबर डेल्टा P2। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, समझना मेरी बात, P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मतलब P बराबर क्या होता है? P बराबर F इंटू सॉरी P बराबर क्या होता है? डेल्टा T इंटू F, यही होता है। अरे इन दोनों में संबंध डेल्टा P बराबर यही तो होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जगह पे हम क्या लिख दे, डेल्टा T F1 लिख सकते हैं, क्योंकि समय तो दोनों में इक्वल ही रहेगा, क्योंकि एक ही साथ कार्य हो रहा है। तो यहां पर भी वही होगा, डेल्टा T माइनस F2। क्या यहां तक बात समझ में आई आपकी? इसकी जगह पे मैंने, और ये डिपेंडेंस कितने में करता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, फोर्स पे डिपेंड करता है संवेग, ठीक है? तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो टाइम चेंज नहीं होगा, हमने टाइम को चेंज नहीं किया। किसके अकॉर्डिंग? P1 किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, या फिर F किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, P1 के, और F2 किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, P2। अब ये एक दूसरे से कट जाएंगी, तो F1 बराबर माइनस का, और यही तो हमारे न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ है, क्रिया के बराबर। समझ में आ गया आपको? ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया? आज की क्लास यही आपकी खत्म हो गई है। इसमें डिफिनेशन, अरे वही लिख लो जो मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ लिखाया था, है ना? बाकी आप इतना भी कर दोगे, वैसे ये आते नहीं है आपके, ठीक है? लेकिन ये है कि न्यूमेरिकल में शायद आपको काम पड़ सकता है, ठीक है? तो समझ में आया आपको? जैसे एक क्वेश्चन अभी इसी में मिला था, वन लाइनर क्वेश्चन, क्या था कि नियत बल से जब कोई वस्तु को फेंका जाता है तो उस पर फोर्स कितना जनरेट होता है, यही आया था ना बेटा, एक क्वेश्चन था। चलो आपको बता ही देते हैं। नहीं नहीं बेटा वो नहीं था, नहीं बाबू वो नहीं था, इधर देखो मेरी तरफ, वो था जब हम किसी वस्तु को एक नियत वेग से फेंक रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने 4-5 किलो केजी की कोई वस्तु को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत स्पीड से, बेटा इधर देखो बउआ, नियत स्पीड से हमने क्या किया, उसको फेंका है, तो इस पर कार्य कितना हुआ या फिर बल कितना लगा, ये बताओ। तो अब ये बताओ, इसको मैंने नियत बोला है, अब बताओ इसका आंसर कितना होगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, कहोगे भैया बल निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर एम ए तो हमें दिया नहीं है, मीटर पर सेकंड मतलब गति के दिया गया है, टाइम हमें बताया नहीं गया है, मास। तो अगर मैं इसको इसमें तोड़ूंगा भी तो dv अपन dt होगा, dv तो दिया गया है, dt नहीं दिया गया है, तो फंस जाएंगे हम फिर, है ना? दो क्वांटिटी इसमें विलुप्त हो गए, है ना? फंस गए ना आप लोग। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला, नियत, नियत का मतलब क्या होता है, इसके वेग में चेंज नहीं हो रहा है, और जब dv चेंज नहीं होगा मतलब dv कितना हो गया है, 0, और जब dv शून्य होगा तो ये पूरी क्वांटिटी को 0 कर देगा, मतलब उस पर बल नगण्य लग रहा है, यही है फिजिक्स। क्या?
तो वही तो मैं बता रहा हूं, अगर मैं टाइम दे देते तो आप फंस जाते और क्वेश्चन गलत कर देते, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो तो। हाँ देखो ये क्वेश्चन था। हम्म, बल बताइए, जैसे ये क्वेश्चन जैसे बेटा अभी राशि ने पढ़ा है, ये वाले क्वेश्चन में फोर्स क्या होगा आपका जीरो, क्यों? क्योंकि उसने एक ही शब्द से पूरा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, नियत गति से। और नियत गति का मतलब होता है उसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है उसकी मोशन में, और मोशन में या फिर गति में वेरिएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका रजिस्ट जो आपका मोमेंटम होगा, सॉरी एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो आपका जीरो होगा। और जब त्वरण जीरो होगा तो इनडायरेक्टली बल भी जीरो होगा। ये पृथ्वी पे लॉ काम नहीं करता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो भैया कहाँ काम करेगा? ये स्पेस में काम करता है। स्पेस में क्या किया जाता है, रॉकेट को एक फिक्स गति दे दी जाती है और उस फिक्स गति से वो अनंत दूरी तक भगता रहता है। जैसे वाइजर 1 है, वाइजर 2 है, ये जो सैटेलाइटें भेजी गई हैं तो इनको कोई थ्रस्टर नहीं चला रहे हैं, यहां से पृथ्वी की ग्रेविटी से जैसे ये बाहर निकले हैं तो इनको एक थ्रस्टर बूस्ट दे दिया गया और इनकी गति को नियत कर दिया गया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब इसमें आपका फोर्स का नियम क्या कहता है कि जब तक आप गति में चेंज नहीं करोगे बल की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो जब हम भाई हम एक कांस्टेंट गति से चल रहे हैं स्पेस में, वहां तो ना तो एटमॉस्फेयर है ना तो कोई फ्रैक्शन है, वहां तो सब कुछ खाली है, तो गति तो उसकी चेंज होने से रही, तो उसमें फोर्स की आवश्यकता नहीं है, तो अनंत काल तक क्या करता रहेगा, भटकता रहेगा। ठीक है, देखा फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है आपकी। चलिए समझ में आया आपको? तो आज की क्लास को ये पेंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।